हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप लोगों को पॉइंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सारे बच्चों ने मेरी वीडियो को यूट्यूब पे जो भी वीडियो मेरे देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत काफ़ी अच्छे समझ में भी आ रहा है और आपकी तैयारी बहुत काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर से स्टार्ट करना है। वह कौन सा चैप्टर है? तो ट्रिंगल का एक चैप्टर में पढ़ना है जो हम लोग को देखना है। क्लास 9 और 10 दोनों के लिए बहुत काफ़ी यूजफुल होगा। साथ में आपको मैं बता दूँ, जो कंपटीशन की प्रिपेयर कर रहा है वो भी बच्चे इसको जरूर मेरा ये वीडियो देखने के पश्चात अपना प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं। ट्रिंगल्स होता क्या चीज़ है, त्रिभुज होता क्या चीज़ है, क्लास 9 और 10 के लिए पढ़ना है। त्रिभुज कहते किसे हैं? तो आपको पता होगा, मैंने बताया होगा, तीन सररेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अर्थात एनी गिवन फिगर फॉर्मेड बाय थ्री लाइन्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। आपकी कोई भी तीन लाइन के द्वारा एक फिगर की या कोई भी आकृति का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसे हम किसके नाम से? ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपके त्रिभुज के बारे में। ये आपका तीन, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा। ए बी एक रेखा है, बी सी एक रेखा है, ए सी एक रेखा है। तो तीन सररेखाओं के द्वारा जो फॉर्मेट हुई आकृति है, इसी को किसके नाम से जानते हैं? त्रिभुज के नाम से हम जानते हैं। त्रिभुज के कुछ विशेषकर गुण होते हैं। वह क्या क्या गुण होते हैं, इस गुण के बारे में बता दूं। त्रिभुज में कुल शीर्षों की संख्या, कुल कितनी वर्टिसेस कितने होते हैं? तो मैं बता दूं, इसके शीर्ष 3 होते हैं, जबकि इसके साइड्स मींस भुजा या किनारा जो होता है वह 1 2 3, क्योंकि तीन सररेखा से घिरी हुई तो भुजा भी 3 होती है या किनारा भी 3 होता है। और एंगल्स, तो एंगल्स मींस कोण। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इसके पहले कोण के बारे में कि दो सररेखाओं के झुकाव से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। When any two lines intersect, if any two lines intersect of one point, then the formed figure is called angles. तो सो आपको पता होगा, जैसे मैंने अभी बताया, क्या any two lines intersect of one point, then the formed figure is called angles. अर्थात जब आपकी कोई भी दो सररेखा किसी एक बिंदु पे कट करती है तो उसके द्वारा जो आकृति फॉर्मेट होती है उसी को हम एंगल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट हो रही थी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अतः इसमें एंगल्स भी कुल कितने होंगे? 3। तो आपको पता चला कि त्रिभुज में कुल 3 एंगल्स होंगे, 3 साइड्स होंगे और 3 आपके क्या होंगे? वर्टिसेस होंगे। अब साथ में मैं बता दूं, त्रिभुज के सभी आपके अंतः जो कोणों का, अर्थात इन तीनों कोणों के यदि मापों का योग किया जाता है तो वह कितना का होता है? 180 का होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 मीन्स द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ओके, उसके बाद बट यदि आपको तो अगला केसेस में बता दूं, यदि किसी त्रिभुज की भुजा को आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो उसके अलग अलग केसेस होते हैं जो हमें प्रॉपर्टीज के बारे में बाद में भी पढ़ना है। तभी यहाँ तक के पॉइंट मेरे क्लियर हो चुके हैं। त्रिभुज में बता दूं, आपके त्रिभुज मुख्य तरफ से 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें 3 भुजा के अनुसार और 3 कोण के अनुसार होते हैं। तो मैंने बताया कि त्रिभुज मुख्य तरफ से 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कितनी? 3 भुजा के अनुसार होते हैं और 3 कोण के अनुसार होते हैं। तो इस कोण और भुजा के अनुसार त्रिभुज जानने से पहले मैं आपको कुछ अन्य चीजें बता दूं। त्रिभुज बनता कब है, ये बहुत काफी इंटरेस्टेड चैप्टर्स है जो मैं बता दूं। प्रीवियस ईयर में अभी आपका डिप्लोमा का पेपर हुआ था, तो कुछ बच्चों ने प्रीवियस ईयर में पेपर दिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आ गया था जो इसी से था। और जिन बच्चों ने काफी ध्यान से पढ़ा तो उन बच्चों का क्वेश्चन राइट था, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो उनसे क्वेश्चन बना ही नहीं था। और क्या क्वेश्चन था, उसके बाद से हम भुजा और कोण के अनुसार त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज को मैंने बताया 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 भुजा के अनुसार, 3 कोण के अनुसार। तो उसको जानने से पहले त्रिभुज बनेगा कब, ये कैसे जान लेते हैं। त्रिभुज की रचना मीन्स त्रिभुज बनेगा कब, त्रिभुज की रचना कब होती है, ये जान लें। तो मैं बता दूं, जब किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो जाए। केस नंबर फर्स्ट, द सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड द डिफरेंस ऑफ 2 साइड इज लेस देन थर्ड साइड। यदि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो जाए या किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी हो जाए तो उसे हम किसके नाम से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो उसके द्वारा ट्रायंगल की रचना संभव हो पाती है। यदि ऐसा नहीं होगा तो ट्रायंगल की रचना या ये ट्रायंगल की रचना संभव नहीं हो पाती है। मीन्स मैं यहाँ लिखना चाहूंगा ए बी प्लस बी सी का योग किससे बड़ा होना चाहिए? ए सी से। केस नंबर फर्स्ट, 2 केसेस लागू होंगे तभी त्रिभुज की रचना होगी। केस या ये भी हो सकता है बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, या ये भी हो सकता है ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। केस नंबर सेकेंड, अब यही जो प्लस के इसकी जो माइनस ग्रेटर की जो प्लेस कर देंगे, मीन्स ए बी माइनस बी सी इज लेस देन ए सी, या बी सी माइनस ए सी इज लेस देन ए बी, या ए बी माइनस या ए सी माइनस
AB इज लेस देन BC। यदि यह दोनों केस आपके पूर्णतः पालन करते हो तो त्रिभुज की रचना संभव हो पाती है। यदि यह दोनों केस पालन नहीं करते हैं तो कभी भी हमारे त्रिभुज की रचना संभव नहीं हो पाती। तो त्रिभुज के बारे में मैंने बता दिया कि त्रिभुज की रचना कब होगी। तो मैंने बता दिया कि जब त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा और तथा उसकी दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा हो जाए तो हमारी किसकी त्रिभुज की रचना संभव हो पाती है। त्रिभुज में मैंने बताया कुल कितने कोण होते हैं, कितनी भुजा होती है, और साथ में मैंने बताया कुल कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज की रचना कब होना संभव हो पाता है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। इस एग्जांपल में देना चाहूंगा 3 4 5, क्या इसके द्वारा त्रिभुज की रचना संभव है। एक और क्वेश्चन देखते हैं 2 3 1, क्या इसके द्वारा त्रिभुज की रचना संभव है। देखते हैं क्रम से, कभी ये नहीं कि सर आगे पीछे कैसे जोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको मैं बता दूं क्रम से भुजाओं का योग जोड़ा है तो क्रम से भुजाओं का अंतर लिखा जाता है। इसको और इसको जोड़ दे 3 और 4 7, इसको इस मान 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यदि इन दोनों का योग करें तो तीसरे से बड़ा हो गया 4 3 7, और दोनों का अंतर तो 4 में से 3 4, 3 में से 4 घटाइए तो 4 में से 3 गया 1, 1 छोटा हो गया 5 से, और तब पहले वाले नियम को इस वाले के इसको लागू कर रहा है, इसके द्वारा त्रिभुज की रचना होगी। लेकिन वही इसके द्वारा देखते हैं 2 और 3 जोड़ दिए तो 5 1 से बड़ा है, लेकिन दोनों का अंतर 3 में से 2 गया 1, हमने इक्वल नहीं लिखा है, लेस, या तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ग्रेटर लिखा और यहाँ पे लेस, नॉट इक्वल। यदि इक्वल का केसेस होता है तो ऐसा नहीं होता है, जब या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा तभी त्रिभुज की रचना संभव हो पाती है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं त्रिभुज की। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था क्या कि त्रिभुज के कितने प्रकार के होते थे, तो 6 प्रकार के होते थे, जिसमें से त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रिंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रिंगल्स में मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू साइड्स 3 होते हैं, मींस भुजा के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल मींस कोण के अनुसार भी त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और हमें पढ़ना है इसके बारे में, इसके बारे में। तो हम पहले आपको बता दें कि पहले भुजा के बारे में पढ़ेंगे, साइड्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, किनारा के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हम बता दें कि भुजा के अनुसार हमारे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकेंड वाला होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु आइसोस्केलन ट्रायंगल। थर्ड होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब इसकी बात करते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग, तो मैं बताना चाहूंगा इसमें होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है आपका समकोण त्रिभुज, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तीसरा आपका जो होता है वो आपका कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। तो इसके हिसाब से आपके कुल त्रिभुज कितने प्रकार के नजर आ गए, 6 प्रकार के नजर आ गए। इसमें 3 साइड के अनुसार, 3 कोण के अनुसार। तो त्रिभुज में आपको पढ़ना ये सारा चीज है, तो पर एक एक टॉपिक में बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब आप लोग से टॉपिक से क्लियर हो चुका होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। पर इसके ऊपर समबाहु त्रिभुज होता क्या चीज है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा या तीनों कोण आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो whose triangles all sides or all angles are equal is called equilateral triangles. No doubts? मीन्स मैंने बताया जब किसी भी त्रिभुज के सारे साइड्स या सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, उसे हम कौन से ट्रिंगल्स के नाम से, समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रिंगल के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूंगा ABC, हो सकता है तीनों कोण बराबर हो सकता है तीनों क्या साइड इक्वल हो। समबाहु त्रिभुज की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, या तीनों भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। आप दोनों में जो डिफिनेशन देना चाहे उससे बता सकते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा या तीनों कोण बराबर, उससे हम समबाहु त्रिभुज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्या हुआ, क्लियर हो गया। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि इसके सभी अंतः कोणों का योग 180 का रहा था, तो ये भी और ये तीनों इक्वल होंगे, तो each angle is 60 डिग्री। मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का सबसे बड़ी प्रॉपर्टी या सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी क्या होती है, तो मैंने बताया ईच केसेस ईच एंगल इज 60 डिग्री। मीन्स समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। और समबाहु त्रिभुज की सारी भुजा आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो समबाहु त्रिभुज के ऊपर आपका क्वेश्चन क्या हो चुका, क्लियर हो चुका। अब आपको मैं बता दूं, आपका लंब केंद्र, शीर्ष केंद्र, आदि केंद्र, तमाम तरह के जो केंद्रक होते हैं, ये जितनी भी चीजें होती है समबाहु त्रिभुज के सब एक ही होता है, इसके कोई अलग नहीं होती। जो केंद्रक होते हैं 5 तरह के होते हैं, वो सारे के सारे इसके एक ही होते हैं। तो त्रिभुज में आपका समबाहु त्रिभुज क्लियर हो गया। और हम लोग आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के ऊपर।
आइसोस्केलेटन ट्रायंगल। तो मैं बताना चाहूंगा समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो या दो एंगल्स इक्वल हो, हुज ट्रायंगल्स any two sides or any two angle are equal is called आपका आइसोस्केलेटन ट्रायंगल्स। नो डाउट आपके किसी भी त्रिभुज के दो साइड या दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। इस एग्जांपल के तौर पे मैं देना चाहूंगा ए बी सी, कोई भी दो साइड्स ए बी सी, कोई भी आपके दो साइड्स हो सकता है ये बराबर हो सकता है ये बराबर हो सकता है ये और ये बराबर हो। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जिस त्रिभुज के कोई भी दो साइड्स, आपको मैं बता दूं, जिस त्रिभुज के कोई भी दो साइड्स आपके इक्वल होते हैं उसके बेस के एंगल हमेशा क्या होता है इक्वल होते हैं। जैसे ये और ये आपके साइड्स इक्वल होती है, ये और ये बेस कहलाएंगे, तो बेस के एंगल बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। दूसरा ट्रायंगल मैं समझाना चाहूंगा, यदि ए बी सी, सपोज मैं इसको बराबर कर दूं तो ये बेस हो जाएगा, ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। सपोज दैट मैं इसको रफ करके इसको मैं कट कर दूं तो ये और ये इक्वल हो तो ये बेस कहलाएंगे, मींस ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण या दो भुजा आपस में क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो आइसोस्केलेटन ट्रायंगल के नाम से आप क्या करते हैं जानते हैं। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और न्यू पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, विषमबाहु आइसोस्केलेटन ट्रायंगल। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा या एक भी कोण आपस में बराबर न हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। मींस whose triangles all sides or all angles are not equal is called isosceles triangles। तो आइसोस्केलेटन ट्रायंगल क्या होता है, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। जिस त्रिभुज के एक भी भुजा एक भी कोण आपस में इक्वल ना हो। तो ये आपका ए बी हो सकता है कि 1 2 3 मीन्स है 2 डिग्री 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो एक भी इक्वल नहीं है। हो सकता है एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। इससे हम किसके नाम से विषमबाहु त्रिभुज के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। ये आपके त्रिभुज के बारे में मैंने बताया, और पहले त्रिभुज के गुण के बारे में, उसके बाद से आपको बता दें कोण के बारे में कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। अर्थात आपको जानकारी के मैं दे दूं, एंगल्स को भी जस्ट मैंने कुछ देर पहले डिफाइन किया था, कोण को डिफाइन मैंने किया था कि दो सररेखाओं के झुकाव से बनी हुई आकृति को कोण कहते हैं। और कोण वास्तव में 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आपने पढ़ा होगा, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजुपूरक कोण, बृहद या पुनरुक्त कोण। इन इंग्लिश में आते हैं एक्यूट एंगल, दूसरा होता है राइट एंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा होता है स्ट्रेट एंगल, पांचवा होता है रिफ्लेक्सिंग एंगल। हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजुपूरक कोण, बृहद या पुनरुक्त कोण। तो आपने पढ़ा होगा न्यून कोण क्या होता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट न्यून कोण का डिफिनेशन मैं यहीं पे देना चाहूंगा। न्यून कोण, समकोण, न्यून कोण, समकोण के बाद तीसरा होता है अधिक कोण, उसके बाद ऋजुपूरक, इसी को सरल कोण के, पांचवा होता है बृहद या पुनरुक्त कोण। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल। तो अब न्यून कोण क्या होता है। तो वैसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम। whose angle more than 0 degree and less than 90 degree called acute angle। एज फॉर एग्जाम्पल्स 0 से बड़ा होना, मान ले तो आपको थीटा डिग्री है, तो आपको 0 से बड़ा होगा, कितना छोटा होगा 30 प्रकार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं देना चाहूंगा आपका ए ओ बी, ये आपका जो है न्यून कोण है। वैसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसे whose angle is 90 degree called right angle। 90 डिग्री का उसे कौन से कोण के नाम से, समकोण के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, आपका अधिक कोण त्रिभुज मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल कहते किसे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा वैसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा, उसे अधिक कोण के नाम से जानते हैं। जबकि ऋजुपूरक कोण क्या होता है, वैसा कोण जो 180 डिग्री का होता है उसे ऋजुपूरक या सरल कोण के नाम से जानते हैं। और वैसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो किंतु 360 डिग्री से छोटा हो, इस प्रकार के कोण को बृहद या पुनरुक्त कोण के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ दो और कोण होते हैं जो लाइंस एंगल्स में पढ़ना है। तो मैं जब पढ़ाऊंगा लाइन और एंगल्स, उसमें मैं एक टॉपिक
मैं कोण के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और इसके साथ साथ दो अन्य और कोण होते हैं, कौन कौन से, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब कहेंगे क्या नाम से, तो मैं बताना चाहूंगा एक को कहते हैं पूरक, लंबपूरक, कोटिपूरक या अनुपूरक कोण। ये दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो तो उसे लंबपूरक, कोटिपूरक या अनुपूरक, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से जानते हैं। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज if the sum of two angle is 90 degree is called complementary angles, but if the sum of two angle is 180 degree is called supplementary angles। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री का हो तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण के या सरल कोण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये कोण हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको बात करना था इसके ऊपर, ताकि आप लोग ये पॉइंट क्या हो अच्छे से समझ में आए। देखते हैं अब ये पॉइंट हमें क्या पढ़ना था इसके ऊपर। तो न्यून कोण के बारे में बताया था, न्यून कोण त्रिभुज। तो अब मैं बताना चाहूंगा वैसा त्रिभुज जिसका इवरी एंगल न्यून कोण हो, अर्थात वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम हो, 0 से अधिक हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब इन इंग्लिश लैंग्वेज में आप कह सकते हैं whose angles each angle is acute is called acute angle triangle। मीन्स आपको एवरी एंगल्स कितना, 0 से मोर बट 90 से लेस, तो उसे ही आप किसके नाम से, न्यून कोण त्रिभुज के नाम से आप क्या करते हैं, जानते हैं। जबकि अब यहाँ पे न्यून कोण से और भी ऑब्जेक्टिव बनेगी जो भी मैं बताऊंगा। अब उसके बाद समकोण में क्या होता है, तो मैं बता दूं whose angles any one angle is 90 degree is called right angle triangle। हिंदी बोल सकते हैं जब किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण मीन्स 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। मीन्स इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये हमारा डायग्राम होता है और यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री, 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और आपका 90 डिग्री के साथ जो कोण बनाती है उसे आधार कहते हैं, और इसके सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब के नाम से जानते हैं। जिसमें से आपने पढ़ा होगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो आपको बहुत काफी यूजफुल करना है। अब आते हैं अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज क्या होता है, तो वैसा त्रिभुज जिसका ओनली एक कोण अधिकोण, मीन्स whose angle only one angle is obtuse is called obtuse angle triangle। जब किसी त्रिभुज का एक कोण ही अधिक कोण होगा, उसे अधिकोण त्रिभुज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ त्रिभुज के तीनों टॉपिक्स क्लियर हुए, और मैं इसकी विशेषता के बारे में बताना शुरू करता हूँ। न्यून कोण में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो न्यून कोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, इसके ऊपर आप सुनेंगे। मैंने बताया कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, तो आपको नोट में बना लेंगे क्या, कि एक किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण होते हैं, 3। किसी भी त्रिभुज में कम से कम कितने भी न्यून कोण होते हैं, 3। वाला पॉइंट क्लियर, अधिक से अधिक न्यून कोण कितने हो सकते हैं, 3। पॉइंट क्लियर। जबकि आपको मैं बताना चाहूंगा किसी भी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं, 2। कम से कम कहेगा तो 2, अधिक से अधिक कहेगा 3। दूसरा क्वेश्चन, किसी भी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण होते हैं, 1। कम से कम कितने समकोण होते हैं, 1। अधिकतम कितने होते हैं, 1। जबकि इसमें पूछेगा तो कह सकता है किसी भी त्रिभुज में अधिक कोण की संख्या अधिकतम कितनी होगी, 1। कम से कम कितनी होगी, 1। कम से कम भी 1 होगी, अधिक से भी अधिक 1 होगी। जो आपके पेपर में, आपके क्लास 9th में ये क्वेश्चंस पूरे आपके ऑब्जेक्टिव में दिया गया होगा, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी मैंने बताया, इसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या टॉपिक है, अब मैं देखता हूँ। अब मैं आप लोग बताना चाहूंगा क्या, कि आप जानकारी के लिए लीजिए। जब किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को, किसी भी त्रिभुज की किसी साइड को एक भुजा को बढ़ाए तो उसके द्वारा जो बना बहिष्कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो आपके द सम ऑफ बोथ इंटीरियर एंगल के क्या होता है, इक्वल में होता है। मीन्स किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाए तो उसके द्वारा बना बहिष्कोण होता है, अंतर दो अभिमुख कोणों के योग क्या होता है, बराबर। जैसे इसको ए मानते, इसको बी मानते, इसको सी मानते हैं, यदि ये डी है तो डी की वैल्यू किसके बराबर होगी, एंगल ए प्लस एंगल बी की, जो मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। अभी अब दूसरा केस मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी त्रिभुज की यदि तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाए, किसके द्वारा जो बना बहिष्कोण होता है, यदि इसको ए मान दी, इसको बी मान दी, इसको सी, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाए तो त्रिभुज के द्वारा जो बना ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोणों का योगफल कितना का होता है, तो मैं बताना चाहूंगा किसी त्रिभुज के तीनों भुजा को बढ़ाया जाए तो उसके द्वारा बने बहिष्कोणों के योगफल कितना होता है,
360 डिग्री का होता है। जबकि अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था एक त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना का होता है। तो अभी मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना का होता है, 180 का होता है, जो अभी मैं जस्ट आपको प्रूफ कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। चलिए मैं प्रूफ करता हूँ जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जाएगा, पहला क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, कह सकता है कि सिद्ध करेंगे किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना का होता है, 180 का होता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा यदि इसके समानांतर एक रेखा मैं खींच दूं, इसको P इसको Q, यहाँ पे दिया ABC एक त्रिभुज, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, क्या किया है, दिया है एक त्रिभुज ABC है, ABC है, तब आपको मैं लिख दूं यहाँ पे दिया है ABC एक त्रिभुज है। अब यहाँ पे आपको क्या करना था, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना डिग्री, 180। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे अब आप क्या देंगे, रचना। रचना में आपने क्या किया, P की एक रेखा खींचा, जो P की पैरेलल क्या है, BC है। तो आपको पता होना चाहिए, मैं बताना चाहूंगा यदि इसको एंगल A मान दे, इसको एंगल B मान दे, इसको एंगल C मान दे, और साथ में इसको मैं क्या D मान दूं, इसको मैं क्या कर दूं, E कर दूं, तो आप जरा ध्यान देंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा क्या यहाँ पे क्या देना शुरू करें, प्रमाण। आपको पता होना चाहिए, आपने 9th नहीं पढ़ा होगा, दो समानांतर रेखाओं कोई त्रिरेखी छेदन करती हो तो उसके द्वारा निम्न कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अर्थात आपको जानकारी के दी यह कोण और यह कोण, यह कोण और यह कोण अल्टरनेट एंगल, हिंदी में एकांतर कोण के अनुसार आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मीन्स D का मान B के बराबर, E का मान C के बराबर। मैं लिख देता हूँ कोण D बराबर कोण B और कोण E बराबर कोण क्या, C। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए साथ में PAQ एक सरल रेखा, मैं लिख देता हूँ PAQ एक क्या है, सरल रेखा है। तो आपको पता होगा सरल रेखा के ऊपर कोई भी रेखा खींची जाती है तो उसके द्वारा बने सभी कोणों के ऊपर कितना होता है, 180 का। तो एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू कितना, 180। D का मान किसके बराबर, B के बराबर, और E का मान किसके बराबर, C के बराबर। तो इसको सीधा कर देते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। हैंस केस क्या हुआ, प्रूफ। अतः आपसे इसको पता चलता है कि किसी भी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों के ऊपर कितना का होता है, 180 डिग्री का होता है। आपका केस क्या हो चुका, अच्छे से प्रूफ हो चुका। तो पॉइंट इज क्लियर होंगे, और न्यू पॉइंट की तरफ ऊपर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। और न्यू पॉइंट क्या, अभी जस्ट मैंने बताया कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो उसके द्वारा बने सभी अंतःकोणों के योगफल कितने बराबर, 180 के बराबर। सॉरी, अंतःकोणों का योगफल, यदि इसको एंगल A मानते, इसको B मानते, इसको C मानते, इसको क्या मानते हैं, D। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे, क्या, ABC एक त्रिभुज दिया है जिसमें भुजा BC को कहाँ तक, D तक बढ़ाया गया है। ठीक है, जिसमें से एंगल A बराबर है, एंगल B बराबर B, एंगल C बराबर C, एंगल ACD इक्वल टू D है। अब आप यहाँ लिख सकते थे क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल ACD, सॉरी कैपिटल D मीन्स एंगल D, ये हमें प्रूफ करना है। आइए मैं प्रमाण देना शुरू करता हूँ। आप लिख सकते थे क्या, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों के योगफल कितना होता है, 180 का। मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 इक्वेशन फर्स्ट। और चूंकि BCD एक सरल रेखा है, चूंकि BCD क्या है, सरल रेखा है। जब सरल रेखा, तो आपको पता है कि इसके द्वारा सरल रेखा पे कोई भी रेखा खींची तो उसके द्वारा बने सभी कोणों के योगफल कितना का, 180 का। एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना का, 180। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करने से तुलना करें तो ये 180 का 180 क्या हुआ, खत्म। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D, C से C क्या हुआ, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल D। हेंस केस क्या हुआ, प्रूफ। अतः इससे प्रूफ होता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाता है कि उसके द्वारा बना बहिष्ठ उसका अंतर दो कोणों की क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका अगला थ्योरम भी क्या हो चुका, प्रूफ हो चुका। हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, अभी मैंने जस्ट बताया कि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाए तो उसके द्वारा बने बहिष्ठ कोणों के योगफल कितना का, 360 डिग्री का होता है। आइए मैं प्रूफ करता हूँ, ABC। तो अभी आपको पता होगा, यदि सपोज डेट इसको A,
इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ। मीन्स दिया है ए, दिया है क्या चीज, ए बी सी एक त्रिभुज में जिससे भुजा सी को डी ई और कहाँ तक एफ तक क्या किया गया, बढ़ाया गया, और एंगल भी ए बी सी डी ई एफ स्मॉल में लिया गया। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रमाण की। प्रमाण हमें क्या देना है कि एंगल डी प्लस एंगल ई, सॉरी सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू कितना डिग्री, 360 डिग्री। और हमने क्या देना शुरू किया, प्रमाण। प्रमाण में अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने पढ़ा था कि इस त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो उसके द्वारा बना अंतर कोणों के फल कितना का, 180 का। तो चूंकि पहले मैं देना चाहूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना का होगा, क्योंकि त्रिभुज के सभी अंतर कोणों के फल कितना का, 180 का। इसलिए किससे, प्रश्न से जरा ध्यान देंगे, ए और बी का मान किसके बराबर होगा, क्योंकि एक भुजा को बढ़ाया गया, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू डी, इक्वेशन फर्स्ट सेम। जब इसकी बात करें तो बी और सी का मान किसके बराबर, ई के बराबर, बी प्लस सी इक्वल टू ई, इक्वेशन सेकंड सेम। एफ की बात करें तो ए और सी के मान, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एफ, इक्वेशन क्या। तो अब आपको समीकरण 1 2 3 को आपस में क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 2 और समीकरण 3 को आपस में क्या करने पर, जोड़ने पर। यदि मैं जोड़ना शुरू करता हूँ तो यहाँ से 1 1 2, यहाँ से 1 1 2, यहाँ से 1 1 2, मीन्स 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल कितना सी इज इक्वल टू डी ई एफ, कोण डी प्लस कोण डी प्लस कोण ई प्लस एफ। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना, 180, 2 गुणे 180 बराबर एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। अतः 180 दूना 360, मीन्स कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 360 डिग्री। अतः इससे प्रूफ होता है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाए तो उसके द्वारा बने सभी बहिष कोणों के योगफल जो होता है वो कितना का होता है, 360 डिग्री का होता है। इससे हमारा पूरा पॉइंट क्या हुआ, त्रिभुज का चैप्टर क्लियर हो रहा है। अब अगले टॉपिक की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, 2 पॉइंट मुझे बताना होगा और जो क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सुनते हैं। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव दे सकता है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो ऐसे देगा कि इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात या कोणों का अनुपात 3:4:5 है, तो उसके अंतर, तो उसके प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करें। कोणों का अनुपात दिया है, निकालना है, आप निकाल सकते हैं। माना पहला कोण 3 है, दूसरा कोण 4x, तीसरा कोण 5x, और त्रिभुज के सभी अंतर कोणों का कितने का, 180 का होता है। उसके माध्यम से आप साइंस क्या कर सकते हैं, चैप्टर, अब कोई भी चैप्टर को आप साइंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यदि अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये पढ़ाया गया पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और अपने घरों पे ये होमवर्क के माध्यम से मेरा पूरा जो कंप्लीट पढ़ाया गया चैप्टर्स है इसको रेडी कर लीजिएगा, और फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।